स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आधुनिक आदिकाल में रासो काव्य की चर्चा करेंगे। इसमें पहला है खुमार रासो। यह रचना दलपति विजय की मानी जाती है। इस ग्रंथ को शिव सिंह से सरोज ने किसी अज्ञात कवि की रचना कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके रचयिता दलपति विजय थे। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। इसमें लगभग 5000 छंदों का संग्रह है। राजाओं के युद्धों और विवाहों का इसमें सरल वर्णन किया गया है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी हमें इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। वस्तु वर्णन इसमें अत्यंत रमणीय बन पड़ा है। इसकी भाषा जो है वह राजस्थानी है। इसमें दोहा, सवैया, कवित्व आदि छंद हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी रचना है विशल देव रासो। इसके जो रचयिता है वह नरपति नाल जी हैं। इसकी रचना 1155 ईस्वी में हुई मानी जाती है। विशल देव रासो जो काव्य है यह गेय काव्य है। इसमें राजा परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा विशल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में वर्णित की गई है। तीसरी जो रचना है वह हम्मीर रासो है, जो सारंगधर द्वारा मानी जाती है लिखित। प्राकृत पैगंबर में मिलने वाले छंदों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हम्मीर रासो का अंश मानकर उसे सारंगधर की रचना कहा है। राहुल संकीर्त्यायन ने हिंदी काव्य धारा में इसे उज्जवल कवि की रचना माना है। अगली जो रचना है वह है विजयपाल रासो। यह नल सिंह द्वारा रचित है। मिश्र बंधुओं के अनुसार नल सिंह ने विजयपाल सिंह और वंशराज के युद्ध को काव्य विषय बनाया। शुक्ल जी के अनुसार इसमें अपभ्रंश शैली का प्रयोग किया गया है, जबकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि यह भाषा और शैली की दृष्टि से परवर्ती काल की रचना है। अगली रचना है परमाल रासो। यह जगनिक कवि द्वारा मानी जाती है, किंतु उसे अर्ध प्रमाणिक रचना माना जाता है। कलिंजर के राजा परमार के दरबारी कवि जगनिक भाट ने आल्हा अवधर के चरित्र पर यह वीर काव्य लिखा था। धीरे धीरे आल्हा लोक काव्य की एक शैली बन गया। अगली जो रचना है वह है रचना पृथ्वीराज रासो है, जो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के मित्र राजकीय एवं सेनापति चंद्रवरदाई द्वारा रचित मानी जाती है। इसमें 69 सर्ग है, जिसे समय कहा जाता है। यदि इसे प्रामाणिक मानने का अधिक आग्रह न हो तो इस ग्रंथ को आदिकालीन साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ और हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जा सकता है। पृथ्वीराज रासो हमें 3 रूपों में देखने को मिलता है। पहला, बृहद रूपांतरण। यह लगभग 2500 पृष्ठों का विशालकाय ग्रंथ है। इसमें 69 समय या सर्ग हैं। इसका रूपांतरण की कुछ प्रतियां उदयपुर राज्य के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं और उनके आधार पर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने पृथ्वीराज रासो प्रकाशित करवाया था। इसका रूपांतरण की प्रतियां संवत 1642 से संवत 1750 के लगभग की हैं। दूसरा है मध्यम रूपांतरण। इसकी छंद संख्या 7000 है और इसकी सभी प्राप्त प्रतियां संवत 1700 के पश्चात की हैं। इसका रूपांतरण की प्रतियां साहित्य साधन, अबोहर, जैन ज्ञान भंडार, बीकानेर में और श्री अगरचंद्र नाहट के पास सुरक्षित है। तीसरा जो लघु रूपांतरण है, इसमें अध्यायों का विभाजन नहीं है और श्लोकों की संख्या भी केवल 1300 है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे प्रमाणिक मांगते हैं, पर इसे ढूंढने का श्रेय श्री अगरचंद्र नाहट को माना जाता है। इसकी प्रामाणिकता पे काफी लोग संदेह करते हैं। कुछ लोग इसे प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणित, तो कुछ इसे पूर्ण प्रमाणित मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा की आगे चर्चा करते हैं। इस ग्रंथ में वीर रस के स्थलों के वर्णन में राजस्थानी और श्रृंगार रस के वर्णन में पिंगल ब्रज भाषा
का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कहीं कहीं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, किंतु इसका प्रधान जो रस है वह वीर रस ही है। पृथ्वीराज रासो विकासशील महाकाव्यों की परंपरा का ग्रंथ, आदिकाल की अंतिम कड़ी के कवि के रूप में माना जाता है। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के बिस्फी नामक ग्राम में संवत 1406 ईस्वी में हुआ था। यह राजा शिव सिंह, लखिमा देवी, विश्वास देवी आदि के आश्रय में रहे। इनकी पदावली मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी पुकारा जाता है। विद्यापति मूलतः शैव थे, जिसका रूप उनके शिव संबंधी पदों में से प्रकट हुआ है, और दूसरी ओर उनकी पदावली में श्रृंगारी छंदों की अधिकता होने के कारण उन्हें श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है। इनकी जो रचना है वह कीर्तिलता प्रमुख है। विद्यापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकर कवियों में स्थान दिया, किंतु आदिकाल की ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैली है वह अपभ्रंशात्मक है। कवि ने स्वयं देखे हुए दृश्यों का अंकन किया है, इसलिए इसमें कथानक रूढ़ियां बहुत कम पाई जाती हैं। कीर्तिलता का जो प्रधान रस है वह वीर रस है। इसमें दोहा, गीतिका, छप्पय, भुजंग आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। Thanks for watching. Thank you. Please like, subscribe and share my channel.